राजनीतिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि सत्ता किसे प्राप्त हो। जब से राजनीतिक व्यवस्था ने जन्म लिया या जब से सामाजिक सामुदायिक व्यवस्था विकास के मार्ग पर अग्रसर हुई, मुखिया किसे बनाया जाए, मुखिया कौन हो, यह सबसे चुनौतीपूर्ण विषय रहा। पहले परिवार के मुखिया की बात हुई होगी, फिर एक समुदाय के मुखिया की बात हुई होगी, फिर एक राज्य की प्रमुख की बात आई होगी, चैलेंज आया होगा, फिर राष्ट्र राज्य की मुखिया की बात आई होगी, और यहीं से राजनीतिक चिंतन बढ़ा होगा कि मुखिया को कैसे चुनें। और आज वर्तमान में यह लोकतंत्र तक आ पहुंचा। व्यवस्था का आदर्श रूप जिस स्तर तक विकसित होता गया, व्यवस्था का व्यवहारिक रूप लगभग उसी स्तर तक नीचे गिरता गया। यह वर्तमान चुनौती। हाँ, शुरुआती दौर में भी कुछ गलत तत्व आ गए, जैसे, लेकिन कुछ तत्व तो इसलिए लाए गए कि वो उस युग की बात। जैसे जब परिवार के मुखिया की बात हुई तो ऋग्वैदिक काल में परिवार के प्रधान को व्यापक अधिकार प्राप्त थे और परिवार का मुखिया पुरुष होने लगा, गृहपति जिसे कहा गया, और उसकी पत्नी गृहस्वामिनी। गृहस्वामिनी के अधिकार सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित कर दिए गए, तो गृहपति के अधिकार व्यापक बना दिए गए कि वह परिवार के लिए नियमों का निर्माण करेगा और परिवार के लिए व्यवस्था बनाएगा और दंड भी देगा। यहां प्रारंभ में जेंडर इनइक्वलिटी आ गई, अर्थात पुरुष की प्रधानता आ गई। लेकिन इसे जस्टिफाई इस आधार पर कर सकते हैं कि आदिम काल में मुख्य चुनौती सुरक्षा रही होगी और सबसे महत्वपूर्ण काम सुरक्षा रही होगी। ऐसी स्थिति में पुरुष इस कार्य को कहीं अधिक बेहतर तरीके से कर सकता रहा होगा, इसलिए उसे गृहपति बनाया गया। आगे जब जन का राज्य का स्वरूप आया तो हम देखते हैं कि कहीं राजा निर्वाचित होने लगा तो कहीं धीरे धीरे पिता पुत्र परंपरा में होने लगा, तो दो राजनीतिक अवधारणाएं आई, गणतंत्र और राजतंत्र। फिर पिता का कौन पुत्र हुआ तो ज्येष्ठ पुत्र का सिद्धांत दिया गया। निसंदेह ज्येष्ठ पुत्र वाले में भी संघर्ष के तत्व विद्यमान थे।
निर्वाचित में तत्कालीन समय में निर्वाचित करा पाना मत्स्य न्याय के समान रहा होगा। रिपब्लिक का अंत हो गया और राजतंत्र में राजा को समस्त शक्तियां सौंप दी गई और देवत्व दे दिया गया। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था ला दिया गया। अब राजा देवता के समान हो गया तो और आनुवंशिक अपने पद को बना लिया। एक पीढ़ी 2 पीढ़ी तक देवता के गुण रह सकते हैं, आगे देवता के गुण कैसे रहेंगे? जैसा शुक्र नीति में स्पष्ट कहा गया है, केवल जन्म के आधार पर आपके पास देवता के गुण नहीं रहेंगे और केवल जन्म के आधार पर आप ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो सकते। लेकिन जो राजा बने होंगे और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में कैटेगराइज किए गए होंगे, उन्होंने अपने हित में लंबे समय तक इस परंपरा को चलाया। हमारे तमाम मनस्वी राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था के लिए बात देते रहे, लेकिन व्यवहार में अपने ढंग से चलती रही। आनुवंशिक राजतंत्र हो गया, वर्ण व्यवस्था छा गई, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। इस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक दोनों विकृतियां। इनका निराकरण करने के लिए आगे के काल में अनेक व्यवस्थाएं विश्व स्तर पर सोची परखी गई, फिर लोकतंत्र को स्वीकार किया, संवैधानिक लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। सिद्धांत में लोकतंत्र से अच्छी आज व्यवस्था कोई नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में लोकतंत्र में कितनी खामियां आ गई। और ये खामियां अगर आप यूनान के सिटी स्टेट देखते हैं तो जो सोफिस्ट आए वो कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन सत्ता पर काबिज हुआ जाए इसका प्रशिक्षण देने लगे कि, और यह शुरू से हुआ होगा। फिर राजतंत्र में संघर्ष करके किसी राज्य को छीन लेना, राज्य की स्थापना कर लेना या पुराने राजा की हत्या करके स्वयं राज्य पर काबिज हो जाना, मध्यकाल और प्राचीन काल में इसके उदाहरण भरे हुए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकतंत्र में समझा गया कि ऐसा नहीं होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा। लेकिन अब लोकतंत्र में क्या हो रहा है? संविधान एक तरफ है, सारी व्यवस्थाएं एक तरफ हैं, आदर्श एक तरफ हैं। आज जनता का वोट पाने के लिए धन का प्रयोग बढ़ गया है, बल का प्रयोग बढ़ गया है, झूठे वादे करके जनता को भ्रमित करने की परंपरा बन गई है। इसकी एक शैली विकसित हो गई है और बड़े खुले तौर पर कहते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट, हमारा चुनावी प्रबंधन बहुत अच्छा है। अर्थात हम जनता को ये तो सोफिस्ट वाली प्राचीन यूनान की बात हो गई कि हम जो है जनता को आकृष्ट कराने के तरीके में ज्यादा पारंगत है। कोई कहता है कि हम सोशल मीडिया से आकृष्ट करते हैं, तो कोई कहता है कि हम सभाएं करके, रैलियां करके आयोजित करते हैं। और यह आकर्षण का तरीका क्या न्याय के सिद्धांतों, साधन की पवित्रता के सिद्धांतों पर चल रहा है? लोकतंत्र एक अच्छा साध्य है, लेकिन लोकतंत्र के में साधन की पवित्रता कहां रह गई है? और लोकतंत्र अगर साधन है कल्याणकारी राज्य का, तो इस साधन में अपवित्रता कहां से आ गई? ये प्राचीन काल से हुआ है और आज भी हो रहा है। आज ही सुबह हमारे पास कुछ फोन आए, उसमें एक फोन आया कि हमको जो हमने पंचायत के लिए अपनी सेवाएं दी थी कि हमारे यहाँ आइए, और 2 सेंटेंस सुनने के बाद ही तीसरे सेंटेंस कैसे भी चुनाव जीतना है, चौथे सेंटेंस में
इसका भी सहयोग क्यों न ले लें सर। 5वें सेंटेंस में इतने करोड़ का बजट आने वाला है और अंत में तो सर आप फिर कब आएंगे। हमने कहा क्या आपको चुनाव कराने के लिए मैं, आपको चुनाव जीतना है जीत लीजिए। हम चुनाव जीतने हारने की बात ही नहीं करते। हम तो चुनाव में अच्छे साधनों के प्रयोग और जन सामान्य द्वारा स्वयं ग्राम स्तर पर अपना निर्णय करने की बात करेंगे। फिलहाल मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया कि चुनाव जीतना है तो जीत लो, मेरे आने से अपने चुनाव को बर्बाद न करो। तो आज का जो राजनीतिक चिंतन है, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था में इतनी खामियां, संवैधानिक व्यवस्था को किस धर्म से तोड़ मरोड़ के व्यवहारिक जगत में एक लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कैसे तानाशाह के रूप में कार्य कर सकता है, एक लोकतांत्रिक ढंग से एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के तहत कार्य करने वाला प्रधानमंत्री कैसे स्वेच्छाचारी हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, और कैसे दल बदल कानून को धता बताया जा सकता है। पिछले 6 साल उन्होंने देखा। चुनौतियां बरकरार हैं। शासक किसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और शासक कैसे नियमानुसार कार्य करे, इसकी पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है। और इस पद्धति से अभी हम बहुत दूर हैं। हमें नए राजनीतिक चिंतन, हमें नए सामाजिक चिंतन और नए नैतिक व्यवस्था और उनके इन्फोर्समेंट की तरफ आगे बढ़ना होगा।